हेलो फ्रेंड्स, क्या आपके किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स की एंजियोप्लास्टी हुई है? एंजियोप्लास्टी के बाद उठते हैं बहुत सारे तरह तरह के सिम्टम्स, बहुत सारे तरह तरह के सवाल। हर सिम्टम्स को लेके एक नया तरह का सवाल उत्पन्न होता है कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या ये कोई सीरियस सिम्टम है या नहीं, क्या ये कोई प्रॉब्लमेटिक इशू तो नहीं है, इसके लिए डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज ज़्यादातर सिम्टम्स रिलेटेड इश्यूज़ पर बात करेंगे। एंजियोप्लास्टी के बाद होने वाले कॉमन क्या प्रॉब्लम्स होते हैं या छोटी छोटी क्या सिम्टम्स होते हैं, उनसे कैसे निपटा जाए और किस तरह से उसे सॉर्ट आउट किया जाए और कौन से सिम्टम्स को हमें सीरियसली लेने की ज़रूरत है, उस बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक है एंजियोप्लास्टी रिलेटेड सिम्टम्स या पोस्ट एंजियोप्लास्टी रिलेटेड सिम्टम्स पर। सबसे पहला और कॉमन सिम्टम है ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूलना। अगर किसी व्यक्ति को एंजियोप्लास्टी के बाद अगर सांस फूलने का सिम्टम हो रहा है तो आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि आपका हार्ट का पंप फंक्शन कैसा है। अगर एंजियोप्लास्टी हार्ट अटैक के बाद हुई है और हार्ट का पंप फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो डेफिनेटली आपको उसके बाद भी सांस फूलने का सिम्टम हो सकता है। कई बार एंजियोप्लास्टी के बाद या एंजियोप्लास्टी के दौरान आपको फ्लूइड्स दिए जाते हैं, सलाइन दिया जाता है, उससे भी लंग्स में पानी भर सकता है, सांस फूल सकती है। किडनी का अगर डैमेज हो तो सांस फूल सकती है। टिकाग्लोर मेडिसिन के साइड इफेक्ट से सांस फूल सकती है। अगर किसी को लंग्स का इन्फेक्शन हो जाए या लंग्स कोलैप्स हो जाए कोई कारण से, कोई इश्यूज़ की वजह से, तो इसमें सांस फूल सकती है। ये सारे कॉमन रीजंस होते हैं एंजियोप्लास्टी के बाद सांस फूलने की वजह जो बन सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एंजियोप्लास्टी के बाद पेशेंट कुछ दिनों तक बेड रेस्ट पे रहता है, चलता फिरता नहीं है, तो उसकी वजह से उसका स्टैमिना कम हो जाए तो सांस फूल सकती है। एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन ये है कि एंजियोप्लास्टी के बाद अगर किसी के पाँव की नली में क्लॉट बन जाए और वो क्लॉट लंग्स में की नली में पहुंच जाए हार्ट को बाईपास करते हुए, यानी पाँव की नली से राइट हार्ट में जाए और राइट हार्ट से लंग्स में चला जाए, तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म करके बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को बहुत सांस फूल सकती है और जान जाने का खतरा भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक के बाद सांस फूल रही है। ऑब्वियसली इसके लिए आपको कम करने के लिए यूरिन बढ़ाने वाली दवाई कई बार देने की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी का वाटर का इंजेक्शन ज़्यादा है, वैसे लोगों को अगर दवा की वजह से हो रहा है तो वो दवा को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इकोकार्डियोग्राफी करके आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें मिल सकती है कि व्यक्ति को सांस क्यों फूल रही है। और अगर कहीं डाउटफुल केस हो रहा है जहाँ इकोकार्डियोग्राफी में पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है तो फिर एक एंटी प्रो बीएनपी करके ब्लड टेस्ट होता है जो इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को हार्ट फेलियर है या नहीं। अगर एंटी प्रो बीएनपी की वैल्यूज़ ज़्यादा आती है तो हार्ट फेलियर इंडिकेट करता है। अगर एंटी प्रो बीएनपी की वैल्यूज़ कम आती है तो वो इंडिकेट करता है कि बीमारी लंग्स में है या कोई और जगह है। तो एंजियोप्लास्टी बाद होने वाला ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है छाती में दर्द। अगर किसी को एंजियोप्लास्टी के बाद छाती में दर्द हो रहा है तो अगर सीवियर पेन हो रहा है तो डेफिनेटली आपको ये रूल आउट करना पड़ेगा कि कोई स्टेंट में क्लॉटिंग तो नहीं हुआ है। स्टेंट में क्लॉटिंग होने का 1 to 2% चांस होता है। ज़्यादातर ये हार्ट अटैक आने के या एंजियोप्लास्टी होने के 1-2 दिन या 2-3 दिन के मैक्सिमम इंटरवल में ज़्यादा होता है। पहले 2 से 4 दिन में इसका रिस्क 1 to 2% होता है। इसके अलावा थोड़ा बहुत मस्कुलर पेन, स्टैटिन जो मेडिसिन है उससे रिलेटेड भी हो सकता है। कई बार किसी को एंजियोप्लास्टी के दौरान अगर कार्डियक अरेस्ट हो और कार्डियक मसाज किया गया हो तो वो सीपीआर की वजह से भी पेन हो सकता है। कई बार एंजियोप्लास्टी के तुरंत बाद जब हम स्टेंट को स्ट्रेच करके फुलाते हैं तो पेशेंट को नलियों में स्ट्रेच की वजह से थोड़ा पेन हो सकता है। एंजियोप्लास्टी के दौरान कई बार कोई बहुत छोटी नली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या उसमें क्लॉट चला जाए तो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। स्टेंट करने के बहुत दिनों के बाद अगर किसी को पेन हो रहा है तो स्टेंट में रीब्लॉकेज उसका इंपॉर्टेंट वजह है। पर अगर कार्डियक रिलेटेड पेन है तो व्यक्ति को चलने फिरने पे पेन होगा, चलने में सांस फूलेगी, चलने में दर्द होगा, घबराहट होगी, इस तरह के सिम्टम्स होंगे। मस्कुलर पेन में ज़्यादातर कोई हाथ का मूवमेंट करने पर या बैठे बैठे भी अगर किसी को पेन हो रहा है तो ज़्यादातर मस्कुलर पेन की तरफ पॉइंट करेगा। लेकिन डेफिनेटली एंजियोप्लास्टी के बाद पहले 6 मंथ में अगर आपको सीवियर या सिग्निफिकेंट पेन हो रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कई बार कोई सीरियस प्रॉब्लम भी मिस आउट हो सकती है। ज़्यादातर केस में आपको एक ईसीजी और एक इकोकार्डियोग्राफी एटलीस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अगर ईसीजी को नॉर्मल है तो ज़्यादातर केस में आपको सिग्निफिकेंट स्टेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होने का चांस कम है। अगर स्टेंट में रीब्लॉकेज आया है तो उसके लिए इवैल्यूएशन के लिए आपको ट्रेडमिल टेस्ट करना पड़ता है। ज़्यादातर ये पहला ट्रेडमिल टेस्ट अगर कोई व्यक्ति को सिम्टम्स नहीं हो तो स्टेंट डालने के 7-8 महीने के बाद करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर स्टेंट रिलेटेड जो भी रीब्लॉकेज या रूज बनने की प्रक्रिया होती है वो पहले 6-7 महीने में ही ज़्यादा होती है। अगर इस दौरान भी ट्रेडमिल टेस्ट नॉर्मल आता है तो व्यक्ति को एंजियोग्राफी नहीं करना पड़ता। अगर ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो स्टेंट का कंडीशन चेक करने को एंजियो करना पड़ेगा। अगर किसी को ईसीजी में चेंजेस हैं, इको में चेंजेस हैं या कार्डियक एंजाइम्स या ट्रोपोनिन एंजाइम खासकर अगर पॉजिटिव है तो वैसे केस में आपको स्टेंट का कंडीशन चेक करने के लिए एंजियोग्राफी चेक करना पड़ेगा। रूटीन के लिए हर छोटे मोटे पेन में हम एंजियोग्राफी नहीं करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉमन फीचर है कफ। एंजियोप्लास्टी के बाद कई लोगों को खांसी हो सकती है।
मोस्ट कॉमन रीज़न इसका ये है कि हार्ट अटैक के बाद हार्ट फेलियर होता है, लंग्स में थोड़ा पानी भर जाता है तो खांसी हो सकती है। ज़्यादातर ये रात को सोने के टाइम ज़्यादा होती है। इसके अलावा एंजियोप्लास्टी के बाद बीपी कम करने के लिए या पंप फंक्शन सुधारने के लिए रास इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन देते हैं, जिसमें एसी इनहिबिटर सबसे कॉमन होता है। इसके साइड इफेक्ट में लोगों को सूखी खांसी हो सकती है, जो कि ज़्यादातर रात को होती है। किसी किसी को एंजियोप्लास्टी के बाद लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है, वैसे पेशेंट में भी खांसी हो सकती है। किसी को अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई एस्थमा का प्रॉब्लम है तो वो एस्थमा वर्सन हो तो भी खांसी हो सकती है। ये सारे कॉमन रीजन है जिसकी वजह से एस्थमा का प्रॉब्लम है या हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है किसी व्यक्ति को एंजियोप्लास्टी बाद खांसी हो सकती है। ज़्यादातर केस में आप इकोकार्डियोग्राफी अगर करते हैं तो आपको सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक्सरे करने से आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, ये आपको पता चलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर किसी को बुखार आ रहा है, बुखार एंजियोप्लास्टी के बाद एक आध दिन थोड़ा मोड़ा बुखार किसी को आ सकता है, वो बहुत सीरियस है, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम नहीं है होता है। पर अगर लंबा बुखार चल रहा है, तेज़ बुखार आ रहा है, 102 103 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, कंटिन्यूस फीवर चल रहा है, तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर को दिखाइए, कोई सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादातर स्टेंट्स वगैरह या एंजियोप्लास्टी में जो कंज्यूमेबल मटेरियल यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर कंपनी से पैक होकर आता है, बहुत प्रॉपरली स्टरलाइज होता है, तो उससे इन्फेक्शन हार्ट में जाने का चांस बहुत कम है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। हाँ, लेकिन फिर भी कभी कभी हो सकता है, लाखों में एक आध केस में। लेकिन ज़्यादातर अगर किसी को एंजियोप्लास्टी के दौरान या जो पंचर साइट्स होते हैं या कैनुला जो लगाया जाता है वहाँ से कीटाणु शरीर के अंदर थोड़ा बहुत जा सकते हैं, जिससे थोड़ा बहुत बुखार आ सकता है। ज़्यादातर केस में कोई सिग्निफिकेंट दिक्कत नहीं आती है, पर अगर लंबे समय तक ज़्यादा बुखार अगर चल रहा है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर उल्टी या वॉमिटिंग किसी को हो रहा है, नोजिया वॉमिटिंग अगर किसी को हो रहा है, तो वैसे केसेस में मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हो सकता है। खासकर अगर एस्पिरिन चल रही है खून पतला करने के लिए जो दी जाती है, उससे लोगों को गैस्ट्राइटिस होता है, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा अगर हार्ट अटैक के बाद किसी को लिवर या किडनी का कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो तो वैसे में भी खांसी हो सकती है। अगर ये बार बार आपको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, खाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो आपको लिवर और किडनी के पैरामीटर्स को चेक करने की ज़रूरत है। लिवर और किडनी का डैमेज हार्ट अटैक में वैसे भी हो सकता है, हार्ट अटैक के बाद जो मेडिसिन यूज़ करते हैं उससे हो सकता है, या कई बार कॉन्ट्रास्ट के साइड इफेक्ट से भी किडनी का खासकर डैमेज हो सकता है। तो अगर आपको इस तरह का सिम्टम्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली ये पैरामीटर्स को चेक करने की ज़रूरत है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती तो ज़्यादातर थोड़ा एंटासिड्स या वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन लेते तो ज़्यादातर ये अपने आप थोड़े दिन में चला जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है वीकनेस। अगर किसी को हार्ट अटैक के बाद वीकनेस होती है, चक्कर आते हैं, तो ज़्यादातर ये थोड़ा कमज़ोरी की वजह से हो सकती है, बीपी ड्रॉप हो तो उसकी वजह से हो सकती है, हार्ट अटैक के बाद थोड़ा पंप क्षमता कम हो जाती है उसके साइड इफेक्ट से हो सकती है, कई बार दवाओं के साइड इफेक्ट से हो सकती है। तो अगर आपको कोई भी वीकनेस हो रही है, चक्कर हो रही है, खासकर अगर बैठे से उठने में चक्कर आ रहा है, तो आपको इसको बीपी चेक करवाने की ज़रूरत है। और कई बार बॉडी यूरिन बढ़ाने वाली दवाओं के साइड इफेक्ट से थोड़ा डिहाइड्रेट हो जाती है, उससे भी थोड़ा चक्कर वगैरह आ सकते हैं, तो आपको इसको चेक कराने की ज़रूरत है। इसके अलावा किसी को कभी कभी होता है कि भूख नहीं लगती है। अगर किसी को भूख नहीं लग रही है यानी लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, तो वैसे केसेस में भी आपको लिवर और किडनी के पैरामीटर्स चेक करने की ज़रूरत है। खासकर अगर लिवर में पानी भर गया हो, लिवर में सूजन हो, या लिवर में कोई इन्फ्लेमेशन हो, या किडनी का प्रॉब्लम हो, तो व्यक्ति को भूख ना लगे, ऐसा हो सकता है। कई बार क्या होता है कि एंजियोप्लास्टी के बाद लोगों की दवा की वजह से, या कई बार आपका जो डाइट चेंज कर दिया जाता है एंजियोप्लास्टी के बाद, लोगों को नॉर्मल खाना खाने नहीं दिया जाता है, उसकी वजह से भी कई बार भूख मर जाती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर हो सकता है। अगर आपका कोई कारण से एंजियोप्लास्टी के बाद भूख नहीं लग रही है तो ये सारी चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर किसी को एंजियोप्लास्टी के बाद अगर बीपी लो हो रहा है तो डेफिनेटली आपको बीपी चेक करने की ज़रूरत है, बीपी की दवाओं को कम करने की ज़रूरत है। बीपी बढ़ाने के लिए मेडिसिन दिया जा सकता है, इंजेक्शन वगैरह दिए जा सकते हैं। जब तक अगर पेशेंट हॉस्पिटल में है, दवाओं का डोज कम किया जाए, पानी और नमक ज़्यादा लिया जाए, तो इसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके अलावा अगर किसी का बीपी ज़्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली अगर आपको बीपी कम करने वाली दवाई दी जा रही है तो उसका डोज को बढ़ाया जा सकता है, नमक और पानी का रिस्ट्रिक्शन किया जा सकता है, और मेडिसिन को मैनेज करके बीपी को मैनेज किया जा सकता है। तो बीपी के लिए उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैनेज किया जा सकता है। सिमिलरली शुगर का भी है, शुगर अगर ज़्यादा आ रहा है तो भी उसे मैनेज किया जा सकता है, और अगर शुगर कम आ रहा है तो मेडिसिन का डोज को कम करके, शुगर का इंटेक को बढ़ा के, डाइट को चेंज करके भी उसको मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, किसी को पैल्पिटेशंस हो रहे हैं या धड़कन अगर बढ़ रही है हार्ट अटैक के बाद, तो ज़्यादातर ये थोड़ा सा हार्ट फेलियर की वजह से हार्ट वीक हो जाता है, या कई बार कोई इन्फेक्शन की वजह से हृदय गति बढ़ जाती है,
या कई बार बीपी कम होने की वजह से भी हृदय गति बढ़ जाती है, तो वैसे में आदमी को धड़कन बढ़ जाती है, वो भी महसूस होगा, और धड़कन बढ़ी हुई है उसका सेंसेशन भी अब नॉर्मल पेन जैसा भी जो है या पैल्पिटेशन जिसे बोलते हैं वो महसूस होगा। ये भी हार्ट अटैक के बाद एक कॉमन सिम्टम है। आपको कारण ढूंढना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। बीपी कम है तो बीपी बढ़ाना पड़ेगा, अगर गति ज़्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा, और अगर हार्ट फेलियर है तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा, इन्फेक्शन है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों को आप करेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ज़्यादातर व्यक्तियों में हार्ट रेट 60 to 100 रहे तो नॉर्मल माना जाता है। अगर 100 से ज़्यादा है या 60 से कम है तो फिर आपको चेकआउट करवाने की उसको ज़रूरत है, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे सॉर्ट आउट करवाने की ज़रूरत है। अगर किसी को एंजियोप्लास्टी के बाद बहुत वीकनेस हो रही है तो डेफिनेटली आपको ब्लड प्रेशर चेक करवाने की ज़रूरत है। कई बार यूरिन बढ़ाने वाली जो दवाई दिया जाता है उससे बीपी कम हो जाता है तो भी काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट्स और लिवर किडनी का फंक्शन भी आपको इसमें चेक करवाने की ज़रूरत है। अगर किसी को एंजियोप्लास्टी के बाद पेशाब में जलन हो रही है तो डेफिनेटली वो यूरिन का इन्फेक्शन इंडिकेट करता है। हार्ट फेलियर के बाद SGLT2 इनहिबिटर ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है, जो यूरिन मतलब यूरिन में शुगर बढ़ाता है, हार्ट फेलियर में पंप फंक्शन को इम्प्रूव करता है, उसके लिए दिया जाता है। तो उससे किसी को यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा फीचर हो रहा हो तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है और दवा का डोज चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन में कोई स्मेल अगर आ रहा है या झाग आ रहा है या जलन हो रही है तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर ये भी यूरिन के इन्फेक्शन की वजह से या SGLT2 इनहिबिटर मेडिसिन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा हो या मोशन पास करने में दिक्कत हो रही हो या लूज मोशन हो रहा हो तो उसके लिए भी दिक्कत आपको आ सकती है। कॉन्स्टिपेशन ज़्यादातर दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है, या पेशेंट एंजियोप्लास्टी के बाद अगर ज़्यादा समय तक बेड पर पड़ा रह जाए, चलना फिरना ना करे तो उसे भी हो सकता है। तो वैसे केस में आप चलना फिरना चालू करें, सलाद ज़्यादा लें, पानी ज़्यादा लें, स्टूल सॉफ्टनर मेडिसिन लें तो ये अपने आप चला जाएगा। अगर किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हो रहा है तो उसे कम करना पड़ेगा। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स में से ब्लीडिंग हो रही है, हेमोरॉइड्स में से ब्लीडिंग हो रही है तो भी कॉन्स्टिपेशन को करेक्ट करना पड़ेगा। सलाद ज़्यादा लेना है, पानी ज़्यादा लेना है, स्टूल सॉफ्टनर्स लेने हैं और मोशन करते वक्त ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करना है। अगर किसी को लूज मोशन हो रहे हैं तो वो भी कई बार स्टूल सॉफ्ट करने वाली दवा के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। हार्ट अटैक के बाद जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं उसके साइड इफेक्ट से हो सकता है, या कई बार क्लोपिडोग्रेल या इस तरह की खून पतला करने की दवाओं के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। तो ये भी आप डॉक्टर के साथ डिस्कस करें। जो एंटीबायोटिक्स अगर चल रही है उनको कम कर सकते हैं, पानी ज़्यादा ले सकते हैं, और गट का जो बैक्टीरिया है उसको रिस्टोर करने के लिए प्रोबायोटिक टैबलेट्स जो होते हैं वो आपको दिया जा सकता है। तो उससे भी आपका कंपेरेटिवली अगर लूज मोशन अगर आपको हो रहे हैं तो कंपेरेटिवली ठीक हो जाएगा। ये सारे कॉमन साइड इफेक्ट्स है जो एंजियोप्लास्टी के बाद ज़्यादातर लोगों में देखने को मिलते हैं। किसी में कोई सारे साइड इफेक्ट्स एक ही व्यक्ति को ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनमें से अगर कोई भी साइड इफेक्ट है तो आपको इंडिविजुअली डॉक्टर के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत है कि आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर उसका निवारण करेंगे। अगर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है तो डेफिनेटली आपके कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आपको डिस्कस करने की ज़रूरत है। और हो सकता है अगर आपका डिस्चार्ज ऑलरेडी हो गया हो तो आपको रीएडमिट होने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, और कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी हॉस्पिटल में हैं तो आपका स्टे भी बढ़ सकता है। पर अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है सिवाय सीवियर चेस्ट पेन के तो उतना पैनिक या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मेडिसिन से सॉर्ट आउट की जा सकती है। यदि आज के टॉपिक संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं या कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में लिखें। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा और डेफिनेटली आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी अगर कोई और हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज है या कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम्स है या कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो हमारे चैनल पर एंजियोप्लास्टी, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर रिलेटेड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन रिलेटेड बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप उसमें देख सकते हैं और उसमें आपके बीमारी से रिलेटेड बहुत सारे आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप उन्हें देख के वीडियोज़ को देख के उनका फ़ायदा ले सकते हैं। थैंक यू।